नमस्कार दोस्तों, मैं टीजे सर और मैं सभी हमारे भावी सीजी पुलिस के जवानों के लिए एक बेहतरीन कंटेंट अपने सीरीज के अंतर्गत राष्ट्रीय सामान्य ज्ञान का भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था का 100 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेकर आया हूं। आप सवाल का स्तर देखेंगे तो ही आप बिल्कुल पसंद करेंगे और ये चाहे कोई भी वनडे एग्जाम के लिए हो, बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट है। तो दोस्तों, ये वीडियो यदि आप देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और यदि फर्स्ट टाइम है चैनल में तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखेंगे आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट जरूर मिलेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये रहा हमारा भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था। मैंने इसको ऐसे किया है कि इसको पूरे भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था को टोटल 100 जो है 100 प्रश्न मैंने लिया है, और इसमें हम लोग देखेंगे कि भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था को मैंने 10 भागों में बांट दिया है। आप देखेंगे इसका कंटेंट, हर भाग से मैंने प्रश्न शामिल किया है। जैसे पहला भाग, दूसरा भाग, पहले भाग में संविधान कैसे बना, निर्माण, दूसरे में प्रस्तावना से संबंधित, अगले में तीसरे में मौलिक अधिकार से, चौथे में राज्य की नीति निर्देशक तत्व से, पांचवे में संघ सरकार के संबंध में 10 सवाल लिया है, छठवें में राज्य सरकार से 10 सवाल लिया है, सातवें में न्यायपालिका जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और स्थानीय न्यायालय जो होता है उनके बारे में है। और हम आगे देखें तो आगे हमारा जो 8वां है केंद्र और राज्यों के बीच संबंध और आपातकाल से मैंने 10 प्रश्न लिया है। भाग 9 में स्थानीय स्वशासन मतलब जिसमें पंचायत और जो नगरीय निकाय के हैं उनसे 10 प्रश्न लिया है। और 10वें भाग में संवैधानिक संस्थाएं और अन्य प्रावधान। संवैधानिक संस्थाएं मतलब जैसे हमारे सीएजी हुआ, चुनाव आयोग हुआ, इन सभी के बारे में है। तो आप कंटेंट देख सकते हैं कितना बेहतर से बेहतर है और आपको ये जरूर पसंद आएगा। तो चलिए हम देर ना करते हुए हमारा पहले भाग से हम लोग शुरू करते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्न दोस्तों, इसमें मेहनत लगता है, आप जरूर हमको सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर कीजिए ताकि वीडियो ज्यादा से ज्यादा तक मिल सके। और ये हमको आप जो भी कीजिए, जितना ज्यादा आप लाइक करते हैं और कमेंट करते हैं तो इससे हमको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट मिलता है। और आप लोगों ने मेरे सभी वीडियो को अच्छे से प्यार दिया ही है और आगे भी देते रहिए। मैं आपके लिए और बेहतर से बेहतर कंटेंट लाऊंगा और लाने का भी प्रयास करूंगा। तो चलिए पहला सवाल हम लोग शुरू करते हैं। संविधान का गठन किसके आधार पर हुआ था? तो संविधान का गठन किसके आधार पर हुआ था? कैबिनेट मिशन 1946 के आधार पर संविधान का निर्माण हुआ था। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान निर्माण में कुल कितने दिन का समय लगा था? तो कुल कितने दिन का समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था इसको बनाने में। 9 दिसंबर को पहला बैठक हुआ था उसका। यदि हम देखें संविधान सभा में प्रारंभ में कुल कितने सदस्य थे? प्रारंभ में कुल कितने सदस्य थे? 389। और यदि आपसे ये पूछा जाए कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कितने सदस्य रह गए, तो इसको आप कितने सदस्य रह गए इसका आप कमेंट करके बताओ कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो हमारा देश पाकिस्तान और भारत अलग हुआ तो भारत में संविधान सभा में कितने सदस्य रह गए। तो ये आपको कमेंट करके बताना है कि आपका कितना तैयारी हुआ है, इससे पता चलेगा। संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर हमारा कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। दोस्तों, आप चाहे पढ़े हो चाहे इनको ना पढ़े हो, आपका तैयारी कितना है अभी, इससे एक चीज है आपका रिपीट होगा, आपका प्रैक्टिस होगा, और साथ में इससे यदि कोई सवाल छूटा है तो वो सवाल भी आपको पता चल जाएगा। तो सभी भाग इतना बेहतरीन है क्योंकि ये जो भी देखेगा उसको पसंद आएगा ही, बेहतर से बेहतर कंटेंट है। संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन कब हुआ था? तो इसका अंतिम अधिवेशन कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को आखिरी अधिवेशन हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। अगला हम लोग बात करें संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ था? तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के कार्य के दौरान कुल कितनी बैठकें हुई? तो कुल कितनी बैठकें हुआ था? 165 बैठकें। शुरू से लेकर 2 साल और 11 माह 18 दिन लगा, उसमें 165 कुल बैठकें हुए। संविधान सभा के अध्यक्ष रूप में किसे चुना गया? तो संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष, केवल अध्यक्ष बोला जाए ऐसे करके तो आपको कोड लगाना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यदि बोला जाए अस्थायी तब किसको लगाना है? सच्चिदानंद। लेकिन केवल स्थायी या बिना कुछ के बोला जाता है केवल अध्यक्ष, तब आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही लगाना है। ये चीज का ध्यान रखना, स्थायी अस्थायी वहां पर
नहीं देखना है आपको। संविधान सभा ने संविधान को कब अपनाया? तो कब अपनाया था? 26 नवंबर 1949 को। और आप कमेंट करके बताओ कि संविधान दिवस हमारा कब मनाया जाता है। अगला सवाल है प्रस्तावना से अब आगे के 10 सवाल। भारत संविधान की प्रस्तावना का स्रोत किस देश से लिया गया है? तो संविधान की प्रस्तावना का स्रोत कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो संविधान समाजवाद और ये कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 में ये जोड़ा गया। 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और एक और क्या है वो आप कमेंट करके बताओ। आपका तैयारी कितना है ये इससे पता चलता है दोस्तों। प्रस्तावना में हम भारत के लोग से क्या तात्पर्य है कि यहाँ पर हम भारत के लोग मतलब भारत के जनता ही क्या है? सर्वोपरि है। जनता सबसे श्रेष्ठ मतलब ऊपर है यहाँ, ये इसका मतलब। संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं है? तो संविधान की प्रस्तावना में धर्म है, पंथ निरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतांत्रिक है। कौन सा शब्द नहीं है? लोक कल्याणकारी। ये शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, ये किसने कहा? मतलब ये किसने कहा? मतलब किसने कहा नहीं, किसमें कहा गया? तो ये किसमें कहा गया? केशवानंद भारती केस जब हुआ 1973 में, तब वहां पर इसको क्या है स्थायी रूप से सबसे पहले जब हुआ था 59-60 में, तो वहां पर प्रस्तावना को संविधान का मूल भाग नहीं माना गया था। लेकिन जब 1973 में केशवानंद भारती केस हुआ, तब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? इसको संविधान का अभिन्न अंग माना। तब से बोला जाता है कि संविधान का जो प्रस्तावना है वो संविधान की क्या है? आत्मा है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख था, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा लेकिन उसका महत्व जो है ऐसी ही हुआ। प्रस्तावना में न्याय का तात्पर्य क्या है? कितने, आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? तो कितने प्रकार का न्याय का उल्लेख है? 3 प्रकार का, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। दोस्तों प्रस्तावना के लिए ये भी बेहतर होगा कि आप प्रस्तावना को याद कर लो, फिर जो भी प्रश्न आए उससे तैयार हो जाएगा। तो ये प्रश्न 10 प्रश्न भी बनते हैं और आपको वैसा भी आप कर सकते हैं कि आप संविधान के प्रस्तावना को याद कर लीजिए, उससे जरूर एक आध न एक आध प्रश्न आते हैं हर वनडे एग्जाम के लिए। आगे हम लोग देखें संविधान के किस अनुच्छेद में प्रस्तावना की वैधता की पुष्टि है? तो आपको ध्यान रखना है किसी भी अनुच्छेद में प्रस्तावना के बारे में नहीं है, क्योंकि प्रस्तावना अलग लिखा गया है, उसका एक सार है, एक निचोड़ है, इसलिए वो अलग से लिखा गया है। उसको किसी प्रस्तावना में, किसी अनुच्छेद में हमारे संविधान के प्रस्तावना का उल्लेख नहीं किया गया है। सबसे प्रारंभ में वही लिखा है। संविधान का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये हमारा कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। एक या कभी कभी पूछता है कहाँ से लिया गया है, रामायण से, महाभारत से, ऐसे तो केवल उपनिषद आएगा। और प्रस्तावना में गणराज्य का तात्पर्य क्या है? तो गणराज्य का तात्पर्य यहाँ से बेस्ट ऑप्शन को चुनना है दोस्तों। कोई सेम सा हो सकता है कि आंसर में आपको ये ना मिले कभी, या इसमें से सब सही हो सकते हैं, लेकिन हमारा गणराज्य का मतलब सबसे मेन इसमें जो सही है वो वंशानुक्रम शासक का अभाव। मतलब यहाँ कोई भी शासन जो है वंशानुक्रम में नहीं होगा, मतलब राजा का बेटा राजा नहीं होगा, इस क्रम में आगे बढ़ेगा हमारा देश। प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, यह किसने कहा था? तो ये किसने कहा था? ठाकुर भार्गव ने कहा था, प्रस्तावना हमारे संविधान की कुंजी है। आगे दोस्तों हमारा जो 10 सवाल है वो मौलिक अधिकार से संबंधित है। संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग से लिया गया है, मतलब किस भाग में है? तो कौन से भाग में है? संविधान का प्रस्तावना भाग 4 में है। आगे देखते हैं हमारा संविधान में मौलिक अधिकार कितने प्रकार का है? तो संविधान में मौलिक अधिकार कितने प्रकार के हैं? 6। लेकिन आपसे ये पूछा जाए यदि जब संविधान लागू हुआ 1950 में, तब संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? तो वहां पर आपको ध्यान रखना है कितने मौलिक अधिकार थे? 7। और उसमें फिर जो हमारा संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था 6वें नंबर का उस समय मौलिक अधिकार था, फिर 7वां नंबर का एक और था, मतलब संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो जो 31 था, अनुच्छेद 31, उसको हटाकर कहाँ रख दिया गया? 301 में फिर रखा गया है इसको, एक क्या दूसरा अधिकार के रूप में नहीं, उसको यहाँ से मौलिक अधिकार से हटाया गया। तो ये आपको ध्यान रखना, आपको बताना है कि किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार, जो संपत्ति के मौलिक अधिकार है, उसको हटाकर 301 में रखा गया। तो ये आप कमेंट करके बताएं। अगला सवाल हम लोग देखते हैं
समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो समानता का अधिकार कहाँ पर है? सबसे पहला अधिकार यही है, 14 से कहाँ तक? 18 तक। आगे हम लोग देखते हैं, मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है किसी भी समय राष्ट्रपति शासन में, आपातकाल में, या कभी भी नहीं। तो कब किया जा सकता है? ये आपातकाल में उसको निलंबित किया जा सकता है, बर्खास्त नहीं किया जा सकता। ये आप ध्यान रखेंगे कुछ समय के लिए ही इसको। और ये किसमें है वर्णित? अनुच्छेद 359 के तहत ऐसा किया जा सकता है। ये हमको पता होना चाहिए। किस अनुच्छेद में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है? तो इसके अंतर्गत बहुत सारे अधिकार है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट ने कहा महिलाओं को मातृत्व अवकाश का भी क्या है, वो मौलिक अधिकार है। मतलब लोगों को सोने का अधिकार है स्वतंत्रता पूर्वक अपने, ये सारी चीजें क्या है, बहुत सारी मान सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। ये सब इसी के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। तो ये आपको ध्यान रखना है, जीवन और जीने की स्वतंत्रता। संविधान का हृदय और आत्मा किस अनुच्छेद को कहा गया है? तो किस अनुच्छेद को कहा गया है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद नंबर 32 को कहा गया है। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट है और साथ में तो हल्का सा फास्ट भी होगा या लगेगा तो उतना नहीं है, लेकिन ये प्रैक्टिस सेट है। तो आपका प्रैक्टिस हो, हर भाग से सही तैयारी हो, और 2-3 बार सुनेंगे तो जो भी चीजें है वो बिल्कुल क्लियर भी हो जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो वीडियो यदि पसंद आ रहा होगा दोस्तों तो जरूर लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमको मोटिवेशन मिलते रहे और आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट मैं लेकर आते रहूं। कौन सा अधिकार केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है? तो भारत के नागरिकों को, मतलब इसमें से जो 6 अधिकार है हमारे, उसमें से अधिकांश जो अधिकार है सबको प्राप्त है हमारे देश में, जो भी आए या रहे। मतलब लेकिन हम लोग देखते हैं स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो केवल किसको प्राप्त है? भारतीयों को, क्योंकि कई चीजों की स्वतंत्रता विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं होगा। बंधुआ मजदूरी किस अनुच्छेद में है? बंधुआ मजदूरी भी बोल सकता है, इसको बाल श्रम बोल सकता है, बेकारी हो सकता है, मानव जो तस्करी है, वो सब चीज किसके अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 23 में आता है। ये आपको ध्यान रखना है। मानव तस्करी, बंधुआ मजदूरी, बाल मजदूर, ये सभी के सभी। अगला हम देखते हैं धर्म की स्वतंत्रता। तो धार्मिक स्वतंत्रता कहाँ से है? 25 से लेकर 28 तक में इसका वर्णन है। संवैधानिक उपचार का अधिकार का उपयोग कौन करता है? नागरिक, सरकार, कोई भी व्यक्ति या केवल राज्य? तो इसका उपयोग क्या कर सकता है? कोई भी व्यक्ति कर सकता है संवैधानिक उपचार का अधिकार, यदि उसका कुछ हनन होता है। तो अगला भाग है हमारा दोस्तों कौन सा? राज्य के नीति निदेशक तत्व। यहाँ से हम लोग देखते हैं डीपीएसपी ऐसे करके 60 में भी आ जाएगा। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल आप ऐसे कर ली। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, डीपीएसपी लिखा है मतलब क्या है? राज्य के नीति निदेशक तत्व ही है। और ये कौन से भाग में है? हमारा भाग 4 में है। अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद कितना है? 36 से लेकर 51 तक में इसका वर्णन है, 36 से 51 में। और इसमें दोस्तों मैंने व्याख्या भी लिख दिया है, इसका उत्तर के नीचे आपको मिलेगा। तो इसका यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे, वहां से आप बिल्कुल इसको ले सकते हैं। तो मैं ये कर दूंगा। और यदि आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप इंस्टाग्राम पर भी, फेसबुक पर भी हमको फॉलो कर सकते हैं। सभी वीडियो के और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है अपने ब्लॉग चैनल का भी, टीजे ब्लॉग 82, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अगला हम लोग देखते हैं डीपीएसपी किस देश से लिया गया है? तो डीपीएसपी जो है भारत का जो नीति निदेशक तत्व है वो कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। राज्य नीति निदेशक तत्व किस प्रकार के अधिकार है? ये न्यायालय में प्रवर्तनीय है या नहीं है? मूल अधिकार जैसे है या आपातकालीन अधिकार है? तो ये क्या है? न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, ये चीज ध्यान रखेंगे। तो इसमें से क्या आएगा? मूल अधिकार जैसे, तो ये आएगा ना अपरिवर्तनीय, गैर न्यायिक है, मतलब इसको न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता। ये चीज आपको महत्वपूर्ण बिंदु है नीति निदेशक तत्व को, ये ध्यान रखना। किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता का उल्लेख है? तो कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 44 में इसका उल्लेख है, समान नागरिक संहिता है ना। समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू है? ये आप कमेंट करके बताओ। हमारे देश में समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू है? ये आपको कमेंट करके
बताना है। दोस्तों मैं प्रश्न पूछता हूँ, इसका मतलब ये है कि आप भी उसमें इन्वॉल्व रहो और आपका भी पता चले। ये मैं बता रहा हूँ वो है, और इसी से रिलेटेड जो छोटी छोटी चीज और है उसको भी आपको जानना जरूरी है। पंचायती राज व्यवस्था किस अनुच्छेद में निर्देशित है? मतलब निर्देशित क्यों लिखा गया है? क्योंकि ये जो आपको ध्यान रखना, एक सवाल और आ सकता है, डीपी जो एसपी है ना, ये राज्यों को क्या है, एक निर्देश है। मतलब उसके हिसाब से वो लोगों के लिए, लोगों के कल्याणकारी राज्य के लिए काम करे। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, एक निर्देश ही है। तो ये कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 40 में है, पंचायतों की स्थापना करने का। और मद्य निषेध और पशुओं की हत्या पर रोक लगाना राज्य का उत्तरदायित्व है। किस पर है? तो मद्य निषेध जो है अनुच्छेद 47 में है, और पशुओं की हत्या पर, इसी हत्या पर रोक का उल्लेख किस में है? 48 में। तो इसी के तहत मतलब कोई भी पशु की हत्या पर रोक है, तो 47 और 48 पर इसका उल्लेख है। इस अनुच्छेद में पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार का निर्देश है। तो किस पर्यावरण में है? 48A में है। तो ये हमको ध्यान रखना है, 48A। और इसको कब जोड़ा गया है? 42वें संविधान संशोधन 1976। मतलब जितना ऐसे ए वगैरह लिखा है ये जोड़ा वाला अनुच्छेद है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला हम लोग देखते हैं डीपीएसपी किस आदर्श से संबंधित है? आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक स्वतंत्रता, न्यायपालिका या राजनीतिक? तो कौन सी लोकतंत्र है? आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र से ये संबंधित है, इसके आदर्श से संबंधित है। अगला हम लोग देखते हैं डीपीएसपी और मौलिक अधिकार में विवाद किस केस में हुआ था? तो किस केस में हुआ था इसका? मिलरवा मिल केस में ये दोनों में विवाद हुआ था। मतलब ये निर्देश और जो मौलिक अधिकार है स्टेट, इस केस से ये जुड़ा हुआ है। ये केस कब हुआ था? तो ये केस कब हुआ था? 1980 में। ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो है मौलिक अधिकार और डीपीएसपी जो है ये दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण है। इसमें निर्णय आया कि दोनों के दोनों ही क्या है? महत्वपूर्ण है। अगला हम लोग देखते हैं अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद किस में है? 51 में है, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। और अगला हमारा है संघ और राज्य कार्यपालिका से अगला 10 सवाल। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। और निर्वाचक मंडल में कौन आते हैं? इसमें आपको ध्यान रखना है, निर्वाचक मंडल मतलब आपको ध्यान रखना है निर्वाचित सदस्य। इसमें सभी के सभी कौन सदस्य भाग लेते हैं? केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। अब ऐसे होता है तो राज्य के जो विधान परिषद के हैं बहुत सारे सदस्य जो निर्वाचित होते हैं वो भाग नहीं लेते। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 35 वर्ष होना चाहिए, जो राज्यपाल के लिए भी लागू है। और राष्ट्रपति का महाभियोग किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति का महाभियोग कहाँ पर है? अनुच्छेद 61 में स्थित है। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या है? तो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या है? संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत। अब विशेष बहुमत होता है, 2/3 बहुमत होता है, साधारण बहुमत होता है। तो ये 3 प्रकार के जो बहुमत है इसको भी आपको ध्यान रखना है। साधारण बहुमत मतलब आधा से ज्यादा, 2/3 बहुमत मतलब जितना संसद में सदस्य है उनका 2/3 से अधिक बहुमत। और विशेष बहुमत क्या होता है कि संसद में जितने लोग उपस्थित रहेंगे उसका 2/3 बहुमत। मतलब आपको यहाँ पर ये चीज का खास मतलब वही चीज है। अब इसमें 2/3 बहुमत मतलब कुछ लोग आए या ना आए उन सबको काउंट किया जाएगा, उनका 2/3 गिना जाएगा। जबकि विशेष बहुमत में क्या होगा? जो रहेंगे, नहीं आए रहेंगे, उनको छोड़ दिया जाएगा। जैसे हमारे में 543 है या 545 है जितना भी, तो उसका हम लोग गिनेंगे किसमें? 2/3 बहुमत में। लेकिन विशेष बहुमत में मान लो इसमें 500 लोग आए तो हम लोग किसका गिनेंगे? 500 का 2/3 गिनेंगे। तो ये चीज ध्यान रखना है। जबकि इसमें क्या है? टोटल का गिना जाता है। और विशेष बहुमत में जितने लोग चुनाव में रहेंगे उपस्थित उनको बोला जाता है, तब राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। इतना पावरफुल है और आज तक ऐसा नौबत नहीं आया है और आगे भी हम अपेक्षा करते हैं हमारे राष्ट्रपति के लिए ऐसी नौबत आएगा भी नहीं। अगला हमारा है प्रधानमंत्री किसके प्रति
सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, तो प्रधानमंत्री किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, या केंद्रीय जो मंत्रिमंडल है, मंत्रिपरिषद है, वो भी किसके प्रति उत्तरदायी होगा, लोकसभा के प्रति। ये कहाँ वर्णित है, ये भी आ जाएगा सवाल। तो अनुच्छेद 75(3) के अंतर्गत ये वर्णित है। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत मिलता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान का शक्ति मिला हुआ है, तो ये अनुच्छेद 72 में वर्णित है। अनुच्छेद 72 के अंतर्गत ही राष्ट्रपति क्या कर सकता है, किसी भी व्यक्ति को सेना से जो है दोष सिद्धि, उसको भी माफ कर सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला हमारा है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ये कहाँ वर्णित है, तो अनुच्छेद 155 में ये वर्णित है। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो ये सामान्यतः यदि ऐसे बस दे दिया जाए तो आपको कितने वर्ष करना है, 5 वर्ष, लेकिन वास्तव में ये कब तक रहता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक। मतलब राष्ट्रपति जब तक चाहे वो रह सकता है, जब भी उसको हटा सकता है, मतलब दूसरे जगह भी भेज सकता है या जो भी। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, तो जिस राज्य का वो राज्यपाल होगा, उस राज्य का जो उच्च न्यायालय है, उसका मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाता है। ये ध्यान रखना है आपको। मंत्रिपरिषद की सामूहिक उत्तरदायित्व की अवधारणा कहाँ से ली गई है, तो ये कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से। आपको एक चीज ध्यान रखना है, संविधान के जो सबसे ज्यादा भाग है वो कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से, क्योंकि भारत ब्रिटेन के प्रभाव में था उस समय। और जो हमारा भारत शासन अधिनियम जो बना है 1935, ये इसका क्या है, सबसे मुख्य स्रोत है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। कई बार आया है ये प्रश्न कई एग्जाम में कि संविधान का मुख्य स्रोत कौन सा है, भारत शासन अधिनियम, इंडिया स्पीक्स एक्ट, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो आपको कौन सा है, 1935 भारत शासन अधिनियम। अगला है संसद और राज्य विधानमंडल से, मतलब लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद और राज्यसभा विधान से। तो यहाँ पर है भारतीय संसद किन किन से मिलकर बना है, मतलब भारतीय संसद में कौन आता है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। तो इसका सही आंसर क्या है, राष्ट्रपति और राज्यसभा, लोकसभा, ये मिला के है। इसका ये कहाँ पर वर्णित है, संसद का 3 घटकों से बना है कह के इसका 79 में, और 80 में फिर क्या है, राज्यसभा, 81 में फिर क्या है, लोकसभा। तो ये प्रमुख चीजें आपको दोस्तों जरूर ध्यान रखना है। ये वीडियो जरूर आपके लिए बेहतर से बेहतर होगा दोस्तों। आप जो भी वनडे एग्जाम दे रहे हो, आप इस वीडियो को देखेंगे ही, आप तक यदि पहुंचता है तो आपको जरूर ये पसंद आएगा और ये प्रैक्टिस के लिए आपको भरपूर मदद करेगा। तो जरूर यदि ये वीडियो आपको दिखे तो लाइक और शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो से हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लेकर आते रहूंगा। दोस्तों ये जो है ये सभी भागों को देखकर बनाया गया है, खासकर सीजी पुलिस का या जो भी आप स्टेट का दे रहे हैं वनडे एग्जाम, तो उसके लिए बहुत ज्यादा बेहतर है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो कितना हो सकता है, 250। वर्तमान में कितना है, 245 है ना, तो इसकी अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 250। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसका क्या अर्थ है, यह भंग कभी नहीं हो सकता, 5 वर्ष बाद भंग होता है, राष्ट्रपति द्वारा भंग इसे न्यायपालिका भंग कर सकती है, तो इससे कोई भी भंग नहीं कर सकता, ये कभी भी भंग नहीं होता। ये इसका सही आंसर है। और इसका और एक चीज है कि इसका क्या होता है, हर 2 साल में 1/3 सदस्य क्या होते जाते हैं, रिटायर होते जाते हैं और नए सदस्य बनते रहते हैं। तो उनका कार्यकाल और राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष होता है, ये आप कमेंट करके बताओ मुझे कि राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष का होता है। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो लोकसभा कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यदि यही पूछ दिया जाए आपको प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने समय का होता है, तो जब तक क्या होता है, लोकसभा का कार्यकाल होता है, उतने समय तक क्या होता है, प्रधानमंत्री का। और आपको कुछ चीजें जानना भी होगा इसमें कि जैसे आपातकाल बढ़ता है तो क्या होता है, उसके कार्यकाल को 6 माह के लिए या 1 साल के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। एक बार आपातकाल 1975 में लगा था, तो क्या हुआ था, जो कार्यकाल है उसको 1 साल के लिए बढ़ाया गया था हमारे लोकसभा के कार्यकाल को। तो ये चीज होता है, तो ये कंडीशन भी थोड़ा सा
पता रहे आपको। धन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो धन विधेयक हमेशा कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? लोकसभा में। लोकसभा में धन विधेयक को पारित या रखने के लिए किसकी अनुमति आवश्यक है? तो लोकसभा में रखने के लिए किसकी आवश्यक है? तो लोकसभा के अध्यक्ष की आवश्यकता है, उसकी अनुमति की आवश्यकता अनिवार्य है। और इसको जो डिसाइड है कि ये धन विधेयक है कि नहीं, उसको भी कौन डिसाइड करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद की संयुक्त सभा की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे। यदि ये नहीं रहेगा तो कौन करेंगे? उपाध्यक्ष करेंगे। और ये भी नहीं रहा तो राज्यसभा का जो उपसभापति है ये करेगा। ध्यान रखेंगे, सभापति नहीं करेगा। राज्यसभा का सभापति जो होता है उपराष्ट्रपति, ये संयुक्त अधिवेशन का जो है अध्यक्षता कोई भी सूरत में नहीं करता है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। यदि ऐसे कंडीशनल सवाल जो हम स्टेट पीएससी या कई बार व्यापम एसएससी या यूपीएससी के एग्जाम में ये आता है, और इसका जो है संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता ये करेगा। ये कहाँ पर वर्णित है? अनुच्छेद 108 में। तो देखो दोस्तों, ये जानकारी बहुत ही बेहतरीन दिया गया है। ये वीडियो जरूर आपको पसंद आएगा, तो वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करेंगे ही। किसी राज्य का विधानमंडल कितने सदस्यों का हो सकता है? कितने सदनों का हो सकता है? ध्यान रखेंगे। तो एक सदनी, द्विसदनी या दोनों प्रकार का, या इसमें से कोई नहीं। तो इसमें से क्या होगा कि द्विसदनी भी हो सकता है, केवल 2 सदन, या एक से। तो ये इसका सही है। ये सेम से है आंसर। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन हमारा क्या है? ये दोनों साथ में आंसर होगा। एक या दोनों प्रकार के ये हो सकते हैं, केवल विधानसभा या द्विसदनात्मक। तो दोस्तों, आपको कमेंट करके बताना है कि हमारे देश में द्विसदनात्मक कितने राज्यों में है और कौन कौन से राज्यों में है। ये आप कमेंट करके बताओ कि आपने जो पढ़ा है उससे आपको बताना है। एक मिनट, थोड़ा सा पीडीएफ इधर उधर हो गया है। हम लोग कहाँ आए थे? कितने सदनों का होता है? तो आपको ये बताना है कि हमारे जो भारत देश है उसमें कितने राज्यों में द्विसदनात्मक है और कौन कौन से राज्यों में। ये आप कमेंट करके बताओ, आपका तैयारी कितना है इससे जरूर पता चलेगा। ये जनरल नॉलेज भी है, समझ जाइए ये। तो आगे हम लोग देखते हैं, किसी राज्य की विधान परिषद में कुल सदस्य विधानसभा से कितने प्रतिशत होते हैं? तो कितने भाग होते हैं विधान परिषद के? मतलब विधानसभा से विधान परिषद में नियुक्त किया जाता है। तो विधानसभा के क्या होते हैं? 1/3 सदस्य को क्या किया जाता है? विधान परिषद में मनोनीत किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और बाकी 2/3 हिस्सा अन्य लोग होते हैं विभिन्न क्षेत्रों से। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति कौन करता है? इसकी स्थापना या समाप्ति कौन करता है? संसद करता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और ये कहाँ पर वर्णित है? अनुच्छेद 169 में इसका वर्णन है कि विधानसभा का ऐसे किया जा सकता है। यहाँ से दोस्तों, आपको जब संविधान पढ़ेंगे तो आपको सबसे पहले ऐसे पढ़ना है कि भाग है ना, भाग हम देखेंगे कि भाग पहला में क्या है और उसका अनुच्छेद क्या है। कि भाग पहला में हमारा भारतीय संघ और राज्य है, तो 1 से लेकर यहाँ कितने हैं? 4 तक। तो ऐसे पहले आप याद कर लेंगे या पढ़ लेंगे उसको। फिर भाग 2 में क्या है? 5 से 11 तक है नागरिकता। फिर भाग में 3 में मूल अधिकार है 12 से 35। फिर भाग 4 में कितना है? 36 से 51। फिर भाग 5 में क्या है? हमारा संघ एवं ये है, तो ये 52 से कहा है 151 तक। ऐसे करके आपको भाग को पहले याद रख लेना है। तो भाग को याद करेंगे तो इससे क्या है, आपका आसान हो जाएगा। फिर यहाँ 152 से कितना हो जाएगा, और जहां तक फिर यहाँ से क्या हो जाएगा? 152 से ऐसे। तो आगे आपको ऐसे करके याद रखना है भाग। तो भाग में फिर आप जान जाएंगे आसानी से। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल हमारा ध्यान नहीं दे पाए। भारतीय जो संविधान है कि सर्वोच्च न्यायालय, ये आता है पेपर में, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हमारा संविधान लागू होने के जस्ट 2 दिन बाद 28 जनवरी 1950 को इसका स्थापना हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? एच एस एम पाठक, एन जी कानिया। तो हमारे प्रथम जो है वो कौन थे?
ये थे H.J. कानिया, हीरालाल जे कानिया, और ये 1950 में ही इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने थे। और उस समय केवल 3-4 ही क्या होते थे, सदस्य होते थे। आगे ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, ये स्टार लगाने लायक, कि सुप्रीम कोर्ट में अधिकतम न्यायाधीशों की संख्या वर्तमान में कितना होता है। तो वर्तमान में हर समय ये बदलते रहा है, लेकिन वर्तमान में क्या है, 33-1, मतलब 33 क्या होंगे, न्यायाधीश होंगे और एक मुख्य न्यायाधीश। तो यदि आपको पूछा जाए कि अधिकतम न्यायाधीश कितने होंगे, तो कितने होंगे, 34 होंगे, जिसमें से 33 क्या रहेंगे, न्यायाधीश, और एक क्या रहेगा, मुख्य न्यायाधीश। अगला हम लोग देखते हैं उच्चतम न्यायालय को किस प्रकार की शक्तियां प्राप्त हैं। तो उच्चतम न्यायालय को सभी प्रकार की शक्तियां प्राप्त हैं, मूल भी, अपीली भी और परामर्श भी दे सकता है उच्चतम न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट को 3 प्रकार, संविधान का संरक्षक किसे बोला जाता है, संसद को, राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय को या पीएम को। तो संविधान का संरक्षक कौन होता है, सुप्रीम कोर्ट, ये उसका देखरेख उसी की निगरानी में होता है, तो ये इनका संरक्षक है। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किससे ली गई है, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किसको प्राप्त है, न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को या एचपी को ना, सुप्रीम कोर्ट को। तो ये कहाँ से लिया गया है, तो ये अमेरिका से लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति मतलब भारत की जो स्वतंत्र न्यायपालिका का सिद्धांत है वो कहाँ से लिया गया है, आपको ध्यान रखना है, अमेरिका से ही लिया गया है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। अगला सवाल हमारा, न्यायिक पुनरावलोकन शब्द भारतीय संविधान में कहाँ है। तो न्यायिक पुनरावलोकन जान रहे हैं, ये 3 इसमें से है, तो इसमें तो जीने की स्वतंत्रता है ना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, और इसमें क्या है, 13 में, मतलब इसमें भी बताया गया है इसके बारे में। तो ये इसका न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ है, 32 में, या सीधे उल्लेखित नहीं भी है, सीधे उल्लेखित नहीं है, ये ध्यान रखेंगे इसके आंसर के अंतर्गत। परंतु इसका उल्लेख कहाँ है, जो संरक्षण है या नियमों का संरक्षण करना, वो कहाँ पर इसका उल्लेख है, 13 और अनुच्छेद 32 में। लेकिन इसके अनुसार आंसर लिया है कि सीधे स्पष्ट रूप से पुनरावलोकन की शक्ति नहीं दिया गया है, नहीं दिया गया है मतलब बोला नहीं गया है वहां, लेकिन हम लोग यही मानते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा एक न्यायिक संस्था है, तो वो इस चीजों में अब कर सकता है, अधिकार दिया गया है उसको। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। जनहित याचिका, जिसको क्या बोला जाता है, PIL, इसकी शुरुआत भारत में किसने की, तो इसकी शुरुआत भारत में स्वाभाविक रूप से है। जनहित याचिका तो किसने शुरू की, न्यायमूर्ति PN भगवती ने इसकी शुरुआत किया था। और कब किया था, 1980 के दशक में ये जनहित याचिका शुरू किया था। जनहित याचिका दोस्तों क्या होता है, जो सामाजिक मुद्दे या हमारे जो समाज से रिलेटेड कोई भी जो समस्या है उससे रिलेटेड जो भी अपील किया जाता है सामूहिक रूप से लोगों के लिए, वो क्या कहलाता है, जनहित याचिका, लोगों के हित में जो याचिका होता है। ये सिंपल सा है इसका। किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है, तो इसके पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है, संसद में विशेष बहुमत से महाभियोग द्वारा इसको क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। अगला हम लोग देखते हैं संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है, तो किस अनुच्छेद में है इसका वर्णन, अनुच्छेद 368 में है, ये आपको ध्यान रखना है। संविधान की मूल संरचना सिद्धांत किस केस से हुआ, मतलब संविधान की मूल संरचना किस केस से हुआ, तो किस केस से हुआ था, केशवानंद भारती के 1973 में, कि उसमें बोला गया कि संविधान का जो फैसला आया इसमें अप्रैल 1973 में, तो उसमें बोला गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा संविधान में संशोधन केवल एक लिमिट तक किया जाएगा जिससे संविधान का जो मूल ढांचा है वो बना रहे, किसी भी भाग में ऐसा संशोधन नहीं किया जाएगा जिससे जो मूल संविधान 1950 में बना है वो क्या हो, पूरी तरीके से खत्म हो, ऐसा संविधान संशोधन नहीं किया जाएगा, ये चीज बोला गया। अगला, अब तक संविधान में कुल कितने संशोधन हो चुके, तो ये संविधान संशोधन 106 बड़े, लेकिन अभी मैं वर्तमान में इसको थोड़ा करेक्शन करता हूँ, ये 130वां संविधान संशोधन हुआ है जस्ट अभी। कब हुआ है, 20 अगस्त को, है ना, 20 अगस्त को क्या हुआ है, एक संविधान संशोधन हुआ है, वो अभी नियम में नहीं आया है लेकिन जल्द ही आने वाला है। राष्ट्रपति का जैसे उसमें हस्ताक्षर होता है, तो ये 130वां संविधान संशोधन, जिसके अंतर्गत कोई भी जो PM हो
या सीएम हो या कोई भी सांसद मंत्री हो, यदि वो जेल जाता है 1 माह तक जेल या 5 साल या 7 साल की उसको सजा होता है, तो उसका पद जो है 1 माह के अंतर्गत ही क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो ये 130वां संशोधन अभी वर्तमान में हुआ है, जस्ट 20 अगस्त को अभी जो संसद का सत्र चल रहा है, ये वाला जो है ये कब तक के डेट में दिया गया है, 104। और इसी के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण संशोधन और जानना है, 104 संविधान संशोधन। इसके अंतर्गत क्या किया गया है, जो एंग्लो इंडियन रहते थे, एंग्लो इंडियन जिनका क्या करते थे, 2 सदस्यों का हम लोकसभा के लिए राष्ट्रपति क्या करता था, मनोनयन करता था, या राज्य की विधानसभाओं में भी इसको क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। इसके अंतर्गत जो हमारे लोकसभा में है सदस्यों की संख्या क्या हो गया है, पहले 45 से अब कितना हो गया है, 43, तो 2 कम हो गया है, ये आपको ध्यान रखना है। आपातकाल, आपातकाल का प्रावधान किस भाग में है, तो आपातकाल का प्रावधान भाग 18 में है, ये आपको ध्यान रखना है। कहां से कहां तक है, 352 से लेकर 360 तक, ये आपातकाल और राष्ट्रपति शासन इन सब से संबंधित है। आगे हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद में है, तो राष्ट्रीय आपात का उल्लेख कहाँ है, 352 के अंतर्गत है राष्ट्रीय आपात का वर्णन, है ना। अब यहाँ पर अलग अलग प्रकार के आपात भी हैं, वित्तीय आपात, आंतरिक कलह आपात, ये चीजें। इसमें हमारे देश में यदि बात करें तो आपातकाल 3 टाइम लगा है, 2 बार युद्ध के समय और 1 बार आंतरिक आपात लगा है। 1975-76 में किस प्रकार का आपात था, तो आंतरिक अशांति का आपात, और ये किसके नाम से जुड़ा है, इंदिरा गांधी, है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना, इंदिरा गांधी के शासनकाल में जब वो प्रधानमंत्री थी तो उसी की सिफारिश पर लगा था ये, तो ये आपको याद रखना है। और ये कब लगा था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें से एक सवाल ये भी बनता है कि ये कब लगा था, 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी सरकार ने के आधार पर आपातकाल लगाया, और वर्तमान में जो भाजपा सरकार है 25 जून को एक दिवस मनाया गया है। ये दिवस को क्या के रूप में मनाया गया है, आप ये कमेंट करके बताओ। ये करेंट अफेयर्स का बहुत ही बेहतरीन और आईएमपी सवाल है कि इस साल से ही 2025 से 25 जून को एक दिवस के रूप में मनाया गया है, इसलिए जब 25 जून 1975 को आपातकाल लगा था उसी से संबंधित है। तो इसको आप कमेंट करके बताओ, देखिए आपका जो करेंट अफेयर्स है कितना प्रिपेयर है। अगला हमारा देखते हैं कि राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है, तो राष्ट्रपति का शासन किस अनुच्छेद में है, तो ये अनुच्छेद 356 के अंतर्गत है, ये आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रपति शासन लागू होता है वर्तमान में, मैं पूछूं वर्तमान में कहाँ लागू है, ये करेंट अफेयर्स का सवाल है, जस्ट अभी, है ना, कि अभी के डेट में कहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू है, तो अभी कहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू है, मणिपुर राज्य में। तो वहां पर कुछ 2 जनजातियों के बीच या जातियों के बीच या समुदाय के बीच जो संघर्ष हो रहा है उसके कारण वहां राष्ट्रपति शासन लागू है अभी वर्तमान में। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आपसे पूछा जाए वर्तमान में कहाँ राष्ट्रपति शासन लागू है, तो ये आपको ध्यान रखना है। वित्तीय आपात किस अनुच्छेद में है, तो वित्तीय जो है वो 300 कहाँ है, 60 में है, तो ये आपको ध्यान रखना है। किसी राष्ट्रीय आपात की घोषणा कितने समय तक वैध रहती है, तो एक राष्ट्रीय आपात का जो है वो लगभग 6 माह तक ही वैध रहता है, और इसको हर 6 माह में संसद द्वारा अनुमोदित करके हर 6 माह के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। और ऐसे आपात में लोकसभा का जो कार्यकाल है वो भी बढ़ जाता है। आपातकाल की घोषणा कौन न्यायिक समीक्षा करता है, तो न्यायिक समीक्षा कौन करेगा, अब राष्ट्रपति संसद तो नहीं करेगा, क्योंकि न्यायिक की जो समीक्षा का पावर है वो हमेशा किसके पास होता है, सर्वोच्च न्यायालय के पास। तो वर्तमान में अब ये कर दिया गया है, यदि आपातकाल लगता है तो आपातकाल का कंडीशन देखा जाएगा कि वास्तव में आपातकाल के लायक है या नहीं तो जैसे इंदिरा गांधी जी ने सबसे मेन चीज गलती क्या किया कि वो अपने दोष को टालने के लिए, समझ जाओ, या कंडीशन को टालने के लिए ये चीज लगा दिया, जबकि वहां कंट्रोल किया जा सकता था। तो ऐसा अब कोई भी प्रधानमंत्री नहीं कर सकेगा, उसका समीक्षा किया जाएगा, और यदि प्रधानमंत्री को भी दोषी पाया जाएगा तो उसको सजा हो सकता है इस प्रावधान के अंतर्गत। और ये कब जोड़ा गया, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ये किया गया। अगला हमारा है संविधान का भाग मतलब 9 और 9A, मतलब इससे के अंतर्गत पंचायत और
नगरीय निकाय, ये आपको ध्यान रखना है। भाग 9 में क्या है, पंचायत, और भाग 9A में क्या है, नगरीय निकाय। तो आपको ध्यान रखना है 73वां संविधान संशोधन कब पारित हुआ और कब लागू हुआ। तो ये कब लागू हुआ था, ये 1992 में पारित हुआ, और लागू कब हुआ था, 1993 से। लेकिन हम मानते यही हैं कि जब वो पारित हुआ उसी को माना जाता है अक्सर, 92, और लागू 93 से हुआ। 73वां संविधान संशोधन लागू कब हुआ था, ये डेट भी आप ध्यान रखना है, 92 से। और लागू कब हुआ, बिल्कुल फिक्स डेट 13 अप्रैल 1993। और ये सबसे पहले कहाँ पंचायत का गठन हुआ, या जो इसको लागू किया गया उस राज्य का नाम आपको कमेंट करके बताना है कि पंचायत राज अधिनियम जो है वो कहाँ मतलब लागू हुआ। मैं ऑप्शन आपको बता देता हूँ, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात, ये इसमें आपको बताना है कि कहाँ ये लागू हुआ। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, अनुच्छेद 243A में किसका वर्णन है। तो इसके अंतर्गत किसका वर्णन है, राज्य वित्त आयोग का। और राज्य वित्त आयोग का गठन क्या होता है, हर 5 साल में होता है। जैसे राष्ट्रीय वित्त आयोग होता है या केंद्रीय वित्त आयोग, वैसे ही राज्य के वित्त आयोग होता है। 243 में कई सारे पार्ट है, तो उसमें से कुछ कुछ मुख्य को आपको ध्यान रखना है, बहुत सारे इसके भाग हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जो 243O है, इसमें क्या है कि पंचायत चुनाव की न्यायिक जांच है, इसके अंतर्गत है ना, कि जैसे कोई अपील करता है, जैसे आप लोग जानते होंगे कि चुनाव में गिनती में कम ज्यादा हो गया और उससे जो भी संबंधित केस है वो इसी के अंतर्गत है, चुनौती दिया जा सकता है। न्यायालय में सीधा हस्तक्षेप नहीं होगा, बल्कि चुनौती दिया जाएगा उसको, तभी वहां पर होगा। पंचायतों में ST SC हेतु आरक्षण किस आधार पर होता है, कि हमको जैसे जानते हैं कि हमारे प्रदेश में, हर प्रदेश में ये है, तो किस आधार पर होगा। तो स्वाभाविक रूप से आरक्षण किस आधार पर होता है, हमेशा जनसंख्या के अनुपात में ही आरक्षण होगा। अगला सवाल है, ग्राम सभा का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। तो ग्राम सभा का अनुच्छेद किस अनुच्छेद में है, 243A में है। ग्राम सभा की संरचना और उसके अधिकारों के बारे में बताया गया है। पंचायत स्तर पर सामाजिक लेखा परीक्षक मतलब सोशल ऑडिट कौन करता है। तो इस सोशल ऑडिट कौन करता है, ग्राम सभा के समक्ष होता है, कि ग्राम सभा में बताया जाता है सभी हिसाब किताब की, कितना पैसा आया, क्या किया, तो ये होता है। पंचायतों को दिए गए 29 विषय किस अनुसूची में है। तो पंचायत को दिए गए कौन से विषय में है, 11वीं अनुसूची में। 12वीं में नगर पालिका को दिए गए हैं ये चीज। 10वीं में क्या है, दल बदल है ना। और 7वीं में क्या है, ये आप कमेंट करके बताओ कि 7वीं अनुसूची का विषय क्या चीज है। ये 73वां संविधान संशोधन से इसको 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, और इसी संविधान 74वां से कौन जोड़ा गया था, 12वीं। पंचायत चुनाव की देखरेख कौन करता है, मतलब देखरेख करने का मतलब उसका जो कार्यान्वयन या आयोजन कौन करता है, तो कौन करता है, राज्य का निर्वाचन आयोग उसका संचालन करता है चुनाव का। और इसका वर्णन कहाँ पर है, 243K में। मतलब इसके अंतर्गत पूरे पंचायत चुनावों के बारे में सभी डिटेल से जानकारी है। तो 74वें संविधान संशोधन से नगर पालिका की कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। तो देखो आपको ध्यान रखना, 73 से कौन जोड़ा गया, 11, 74 से कौन जोड़ा गया, 12, और 12 किससे संबंधित है, नगर पालिका। तो देखो दोस्तों ये सब मिला हुआ है, एक ही सवाल है, 74वां संविधान संशोधन है, लेकिन ये सब एक दूसरे से मिक्स है। और ये कब जोड़ा गया है, 1992 में। तो 4 सवाल कब जोड़ा गया, 92 में। कौन से संविधान संशोधन से, तो 73वां 74वां से। अनुसूची 11 और 12 किससे संबंधित है, तो पंचायत से और नगर पालिका से। तो ये दोनों चीजों को आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, इसमें और भी एक ध्यान रखना है, इसके विषय कितने हैं, 18, जबकि उसका विषय कितना था, 29। मतलब जो पंचायत के कितने विषय हैं, 29, नगर पालिका के कितने हैं, 18। तो ये विषय भी आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछा जा सकता है कि जो पंचायत के विषय, कितने विषय का अधिकार रहता है उनको, कितने विषय में काम करना होता है, और नगर पालिका को कितने विषय मिला है काम करने के लिए, तो उसी के अंतर्गत वो लोग काम करते हैं। तो ये आपको जानना महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 243Q किससे संबंधित है, तो 1943Q किससे संबंधित है, नगर पालिका के। मतलब इसमें नगर पालिका का प्रकार बताया गया है। तो नगर पालिका कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, है ना। ये नगर पंचायत
जिसमें 5,000 से ऊपर जनसंख्या चाहिए, है ना। फिर नगर पालिका कितना जनसंख्या चाहिए, 25,000 से ऊपर, और महानगर पालिका मतलब कितना होना चाहिए, 1 लाख से ऊपर, है ना। मतलब वो नगर पालिका में आएगा, मतलब नगर निगम वगैरह में, लेकिन अब 10 लाख से जो ऊपर होता है और वो महानगर निगम महानगर पालिका होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, 5,000, 25,000 और 1 लाख। तो ये कहाँ पर वर्णित है, 243 में वर्णित है, क्यू में। अगला सवाल है हमारा, संवैधानिक संस्थाएं और अन्य। भारत के चुनाव आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के अंतर्गत हुआ है, तो चुनाव आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद से हुआ है, 324। और आपको एक करेंट अफेयर्स का सवाल बताना है कि वर्तमान में हमारे चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। ये कैसे काम करता है, 1-3 पर, मतलब एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 3 क्या होता है, चुनाव आयुक्त। तो इसमें से ये इसका जो है क्या है, संगठन है कि ऐसे करके इसका होता है। एक मुख्य रहेगा, मतलब टोटल मिला कितने रहेंगे, 4, है ना। तो इसमें आपको बताना है कि वर्तमान में हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। ये करेंट अफेयर्स का सवाल है, तो आपको बताना है, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा की नियुक्ति कौन करता है, तो कौन करता है, राष्ट्रपति। वर्तमान में इसका सीएजी नया चेंज हुआ है, और ये सीएजी कौन है, आप कमेंट करके बताओ कि वर्तमान में अभी अभी इसका चेंज हुआ है, हमारा सीएजी नया बना है, उसको आप कमेंट करके बताओ कि आपका जो करेंट अफेयर्स है वो कैसे है, वो भी पता चलेगा। और सीएजी का जो नियुक्ति है वो किसके अंतर्गत होता है, इसका उल्लेख कहाँ है, 148 से 151 में, ये चीज ध्यान रखना। 148 से कहाँ तक है इसका उल्लेख, अनुच्छेद 151 तक। तो ये 4 अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत इसका वर्णन है। वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष के अंतराल में होता है, तो वित्त आयोग का गठन हर 5 साल में होता है, राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है। और इसका जो प्रावधान है ये भी ध्यान रखना, वित्त आयोग का प्रावधान 280 में, सीएजी का प्रावधान 148 में, चुनाव आयोग का प्रावधान 324 में। ये तीनों सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मुख्य संवैधानिक संस्था है। और एक संवैधानिक संस्था क्या है, राज्यसभा और लोकसभा। 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा। तो ये सबसे मुख्य संवैधानिक संस्था है अपना, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अगला हम लोग देखें, यूपीएससी के अध्यक्ष की अधिकतम आयु कितने वर्ष का होता है, तो यूपीएससी के अधिकतम जो भी केंद्र के होंगे, ऐसे बड़े संस्था जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, है ना, वित्त आयोग के अध्यक्ष या यूपीएससी के अध्यक्ष, तो इनका आयु कितना होता है, 65 साल। और यदि राज्य में बात करें तो राज्य में वही कितने साल का होता है, 62 साल। जो भी राज्य के बारे में पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना कितने, 62 साल। चाहे हाई कोर्ट के जज हो, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हो, जो भी हो, तो राज्य के लिए 62 साल और केंद्र के लिए कितना है, 65 साल। तो ये चीज को आपको ध्यान रखना है? और यूपीएससी का यहाँ देखो, मैंने व्याख्या में ये भी दे रखा है कि 315 से इसका वर्णन कहाँ तक है, 323 तक यूपीएससी का उल्लेख है। और इसका जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष के लिए होता है, या उसकी आयु कितना हो, 65 साल तक, इनमें से जो भी हो। तो ये चीज, और ये पहले 62 जो भी है। आगे हम लोग देखते हैं, संविधान में आधिकारिक भाषा संबंधी प्रावधान किस में है, मतलब संविधान में जो हमारा भाषा है, जो भाषा की अनुसूची जो 8वीं अनुसूची में है, वो किस संविधान में, मतलब संविधान के अनुच्छेद में है। तो ये अनुच्छेद कहाँ से है, 330 से 343 से कहाँ तक है, 51 तक इसका वर्णन है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और हिंदी भाषा का उल्लेख पर्टिकुलर बोले तो प्रथम अनुच्छेद ही 343 है कि हिंदी हमारा राजभाषा है। आपको ध्यान रखना है भाषाओं के बारे में उल्लेख कहाँ से है, 343 से 351 तक में है। और हिंदी हमारी राजभाषा है, इसका उल्लेख कहाँ पर है, 343। तो ये खास प्रश्न आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल हमारा है, मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया। देखो, मुख्य चुनाव आयुक्त सबसे बड़ा, मतलब बहुत बड़ा एक हिसाब से प्रशासनिक, जैसे सीएजी होता है ना, ये बहुत ही बड़े अधिकारी होते हैं, एक संस्था होता है, समझ जाओ। तो उसको हटाने की जो प्रक्रिया है वो क्या होता है, किसके समान है, तो किसके समान इसको हटाया जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही इसको हटाया जा सकता है, बहुमत द्वारा, विशेष बहुमत द्वारा ही इसको हटाया जा सकता है, अन्यथा
नहीं हटाया जा सकता है, तो उसके लिए भी महाभियोग लाना पड़ेगा, क्योंकि वो सबसे चुनाव के समय सबसे बड़ा अधिकारी होता है, और जो भी आचार संहिता में है उसका प्रशासनिक बागडोर मतलब एक हिसाब से नियंत्रण चुनाव आयुक्त के ही ऊपर होता है। विशेष प्रावधानों में संबंधित अनुच्छेद 370 किस राज्य से जुड़ा हुआ है? किस राज्य से जुड़ा हुआ है ये जम्मू कश्मीर से जुड़ा है, जिसको 2019 में क्या कर दिया गया, कुछ भागों को इसको हटा दिया गया है कि जम्मू कश्मीर से 370, ये आपको ध्यान रखना है। अभी इसको निरस्त कर दिया गया है, 2019 से इसको हटा दिया गया है जब उसको केंद्र शासित राज्य बनाया गया। संविधान में अनुसूचियों की कुल संख्या कितनी है ना? तो कुल संख्या कितनी है? 12। आपको बताना है कि संविधान जब लागू हुआ हमारा 26 जनवरी 1950 को, तब हमारे संविधान में कितनी अनुसूची थी, ये आप कमेंट करके बताओ कि आपको अनुसूची के बारे में कितना पता है, कि प्रारंभ में हमारे संविधान में कितनी अनुसूची थी। नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था? 2015 में। और बिल्कुल डिटेल में बोले तो कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को हुआ था नीति आयोग का गठन। और हमारा लास्ट सवाल कि संविधान का कौन सा संशोधन मिनी संविधान संशोधन कहलाता है? ये हमारे पास 4 ऑप्शन है, ये चारों ऑप्शन में आप कमेंट करके बताएंगे कि आपको इसमें से कौन सा सवाल, इसका कौन सा ऑप्शन इसका आंसर होगा, किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान संशोधन बोला जाता है। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही बेहतरीन है, बेहतरीन कंटेंट है। ये आप वनडे एग्जाम के लिए, इससे बाहर के सवाल कुछ भी आगे पीछे होगा, लेकिन बाहर के सवाल पूछने का कोई जगह नहीं है, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेस्ट प्रैक्टिस सेट है आपका, और तैयारी करने के लिए भी बेस्ट कंटेंट है जो 10 भाग मैंने दिए। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो जरूर लाइक और शेयर कीजिए, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है, और आगे भी मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लाते रहूंगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।